अन्या और रुद्र ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़े एक दूसरे के प्यार में भीग रहे थे। अन्या लगातार रुद्र के होठों को काबी प्रदेश में यूं बस चूमे जा रही थी, जिससे अब रुद्र का भी सब्र मानो टूट रहा था। वही अन्या रुद्र में हलचल न देख अचानक ही रुक जाती है और उसे हल्का सा दूर हुए अपनी आंखें धीरे से खोल काफ़ी कशिश से उसे देखती है, मानो अपने प्यार के बदले उसे कुछ मांग रही हो। अन्या के रुकने पर रुद्र कुछ न खुश हुए अपनी आंखें खोल जब अन्या की आंखों में देखा तो उसके अंदर की कशिश को मानो उसका जुनून मिल गया हो। दोनों के चेहरे इस कदर पास थे कि दोनों की बढ़ती सांसों की एक दूसरे के प्यार में घुल से रहे थे। साथ ही उनके नाक एक दूसरे से टकराते हुए उन्हें एक प्यारा सा एहसास दिए जा रहे थे। अन्या आज मानो रुद्र की ठंडी बॉडी से पूरी तरह लिपटने को बेकरार थी। तभी रुद्र अपना आपा खोते हुए जड़ से अन्या की कमर को पकड़ दीवार से सटा और उसके नाजुक से गर्दन को थाम उसे और अपने करीब कर लेता है और एक बार अन्या की आंखों में देखते हुए उसके माथे की ओर बढ़ते हुए काफ़ी प्यार से चूम लेता है, जिससे अन्या की आंखें खुद ब खुद सुकून ले बंद हो जाती हैं। वो जिस एहसास को पाने के लिए तप सी रही थी, वो एहसास महसूस होते हुए उसने तब तक बदन में मानो गुदगुदी होने लगी। रुद्र धीरे धीरे काफ़ी शिद्दत से उसके दोनों आंखों को प्यार से चूम रहा कर उसके दोनों गालों को काफ़ी एहसास लिए अपने गालों से छूते हुए उसके लबों पर महसूस करता है और साथ ही रुद्र की उंगलियां लगातार उसकी गर्दन को सहला रही थी। दोनों इस एहसास में मानो आज डूब जाना चाहते थे। अन्या का एक हाथ रुद्र के कॉलर को पकड़ा था तो दूसरा उसके बालों में धीरे धीरे थिरकने से लगा था। कुछ पल में रुद्र उसके होठों को छोड़ उसकी आंखों में खुद के लिए एहसास तराशने के लिए थोड़ा दूर हटा है, पर अन्या मानो उस पल के बाद अपनी आंखें नहीं खोलना चाहती हो, वो बस यूं ही बंद किए। अब रुद्र भी रुद्र को महसूस करना चाहती हो। रुद्र ये देख धीरे धीरे अपने कानों के करीब बढ़ काफ़ी सरहोशी हुए फुसफुसाता है, वाइफ ही। अन्या को पुकारते हुए रुद्र उसके साइड में गर्दन पर हल्के चूम सा लेता है। अन्या पूरी कांप सी गई। रुद्र अन्या में पूरी तरह से चिपका था, जिसकी वजह से उस कपकपाहट का एहसास उसे भी हुआ। तब जाकर ध्यान आया कि वो दोनों काफ़ी वक्त से उस ठंडे पानी के नीचे खड़े थे। वैसे ठंडे पानी या ठंडी जगह अन्या की एलर्जी के लिए बेहतर था, जिस बात का पता एक बार बातों ही बातों में अन्या ने रुद्र से कहा था, इसीलिए वो बिना वक्त गवाए अन्या को बाथरूम में लेकर आया। अब तक काफ़ी हद तक अन्या की बॉडी से रेडनेस चली गई थी, पर इतने ठंडे में रहने से कहीं अन्या को जुकाम या बुखार हो जाए, इस डर से रुद्र जल्दी से शावर ऑफ कर देता है और उसे थोड़ा अलग हुए अपना हाथ बढ़ा अन्या को एक टॉवल से वॉप कर देता है। अन्या अब अपनी धीरे धीरे आंखें खोल रुद्र को देखती है। उसकी ये परवाह देख बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। रुद्र अन्या की फिक्र करते हुए उसे कहता है, तुम जल्दी से कपड़े चेंज कर लो वरना बीमार पड़ जाओगी। इतना बोल वो अन्या की तरफ टॉवल बढ़ा। जैसे ही दूर होने को होता है कि अन्या, जो अब तक रुद्र और दीवार के सहारे ही खड़ी थी, अन्या एक बार फिर लड़खड़ा सी गई, पर रुद्र ने जल्दी ही उसे अपनी बाहों में संभाल उसकी तरफ देखता है। अन्या की आंखें हल्की सी खुली थी, इसका मतलब वो बेहोशी के आगोश में जाने को थी। यह देख रुद्र को अन्या की फिक्र होने सी लगी, क्योंकि एलर्जी के निशान ख़त्म हो गए और साथ ही उसकी सांसें भी स्टेबल हो गया, पर उसकी हालत अब भी कुछ ठीक नहीं थी। अब यूं अन्या इस हालत में नहीं थी कि वो अपने कपड़े चेंज कर सके और रुद्र इस बात के लिए तैयार नहीं था कि कहीं अन्या उसे गलत न समझे। वो एक नज़र अन्या को देख जैसे खुद में ही फैसला करता है क्या उसके लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। फिर रुद्र गहरी सांस भर धीरे से अपना हाथ अन्या के कंधे पर ले जाता है और ध्यान से उसका टक की साड़ी को निकालता है। अन्या को रुद्र के कपड़े बदलने का होश तो था, लेकिन वो इस हालत में खुद को महसूस नहीं कर रही थी कि वो खुद अपने चेंज कर सके। इसीलिए हालात के आगे वो चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेती है और रुद्र पे भरोसा करती है। रुद्र काफ़ी ध्यान से उसके एक एक कपड़े को उसकी बॉडी से अलग कर टॉवेल से उसे अच्छे से कवर कर बाहर ले जाता है और काफ़ी ध्यान से बेड पर लेटाकर उसके अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और प्यार से उसके माथे को चूमकर जल्दी से खुद भी अपने कपड़े बदलने के लिए वॉशरूम में चला जाता है।
जाते जाते रुद्र ने जियान को फ़ोन कर एक लेडी डॉक्टर को बुलाने को कह दिया था। रुद्र अपने कपड़े चेंज कर एक टॉवल लिए अन्या के पास जाता है और उसके पास बैठ उसके चेहरे, बालों और हाथों को अच्छे से पोंछते हुए बस एकटक उसका चेहरा ताकते रहता है। कुछ वक्त में डॉक्टर भी आ जाती हैं। रुद्र उससे बाहर ही रुकने को बोल खुद डॉक्टर को अंदर ले जाता है। अन्या के चेकअप के लिए डॉक्टर अन्या को चेकअप करते हुए रुद्र से उसकी एलर्जी के लिए सवाल कर अन्या को 2 इंजेक्शन दिए। रुद्र से काफ़ी रिस्पेक्ट से कहती है, मिस्टर चौहान, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक हैं, बस एलर्जी और टेम्परेचर के कारण वीक सी हो गई हैं। इन्हें कुछ वक्त आराम करने दें। वैसे मैंने दवाई दे दी है तो वो अभी नींद की आगोश में ही रहेगी, चिंता की कोई बात नहीं है। नहीं, वैसे आपने अगर इन्हें अपोजिट टेम्परेचर में नहीं ले जाते तो शायद फ़िक्र की बात होती। डॉक्टर की बातों को सुन रुद्र जरूर रहा, पर निगाहें और ध्यान अन्या पे अटकी हुई थी। डॉक्टर भी रुद्र की निगाहों को फॉलो कर अन्या को देखती हैं और उसकी मोहब्बत देख बस हल्का मुस्कुरा कर बिना कुछ कहे चली जाती हैं। कमरे के बाहर जियान डॉक्टर का ही वेट कर रहा था, तो वो उनके आने के बाद उनसे बाहर ले जाकर कमरे के बाहर जियान डॉक्टर का ही वेट कर रहा था, तो वो उनके आने के बाद उनसे बाहर ले जाकर छोड़ता है। तभी जियान के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देख जियान की आंखों में एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो जल्दी से अपने कदम वापस घर के अंदर बढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र अन्या के बगल में लेटकर उसके सीने पर सिर रखकर कुछ पल बस यूं ही खामोश सा रहता है। रुद्र का अन्या के लिए दिल घबराने से लेकर उसका घर में कहीं ना मिलना और साथ ही उसकी वो नाजुक हालत में देख उसके दिल पर क्या बीती थी, ये शायद उसके अलावा कोई जानता होगा। एक पल में मानो रुद्र को ऐसा कि वो जीना भूल गया, उसकी सांसें थम सी गई हो। वो बयां नहीं करता, पर अब उसका दिल सबसे ज़्यादा घबराता है अन्या के लिए। जैसे उसके दिल के अंदर एक कोने में अब भी एक डर सा समाया हुआ हो कि अगर अन्या उससे दूर हो गई तो क्या ये रुद्र राय चौहान जी पाएगा। वो उसके बिना अब सांस लेना भी नहीं चाहता था। यही सब सोच रुद्र अपनी नम पड़ चुकी आंखें उठाकर अन्या को देखते हुए अपना सिर उसके सिर से टिकाकर नम आवाज़ में कहता है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। सब मेरी गलती है, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैंने तुम्हें अपना नाम देकर तुमसे खुद को जोड़ा ज़रूर, पर यह भूल गया कि नाम के साथ मिलने वाला खतरा तुम्हें सूद के तौर पर भी मिल जाएगा। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद अगर तुम्हें कोई छू भी पाया या सोचा भी तो मैं उसकी दुनिया तबाह कर दूंगा, वादा। इतना बोल रुद्र अन्या के माथे को चूमकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। सुबह का वक्त, सबको अन्या के ठीक होने की खबर रात को ही मिल चुकी थी, इसीलिए सब कुछ शांत थे। रुद्र ने किसी को भी अन्या से इस वक्त मिलने को मना किया था, इसीलिए सब बेसब्री से रुद्र का अन्या के कमरे से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। आकाश जी बाहर हॉल में बैठे थे कि तभी दिग्विजय जी अपने कमरे से और रेहान सीढ़ियों से नीचे आता हुआ उनके साथ सोफे पर बैठे हैं। रेहान ऊपर की तरफ देख परेशान स्वर में कहता है, डैड, भाभी कैसी हैं? भाई से बात हुई क्या आपकी? आकाश जी नाम में सिर हिलाते हैं तो सब अफसोस से मैं सिर हिलाते हैं। दिग्विजय जी काफ़ी दुखी स्वर में कहते हैं, बेचारी अन्या, न जाने क्या हो गया है, कुछ न कुछ उसके साथ होते ही रहता है। आने दो रुद्र को, मैं पंडित जी से बात कर हम सब अन्या के लिए पूजा करवाएंगे। उसकी बात सुन बस सहमति में सिर हिलाते हैं। नौकर सबको चाय सर्व कर दिग्विजय जी को पेपर देता है। दिग्विजय जी की नज़र जैसे ही पेपर के फ्रंट पेज पर पड़ती है कि उन्हें तो होश ही उड़ जाते हैं। वो आश्चर्य से कहते हैं, ये कब हुआ? आकाश जी अपने पिता के चेहरे के भाव देख असमंजस में कहते हैं, क्या हुआ डैड, सब ठीक है? दिग्विजय जी आकाश जी की तरफ पेपर बढ़ाते हुए कहते हैं, देखो न्यूज़ में क्या आया है। सुबह का वक्त, अन्या की धीरे धीरे आँख खुलती है तो सबसे पहले उसकी निगाहें सीलिंग पर पड़ती हैं। अन्या अपनी पलकें झपकाते हुए कुछ शांत सांस से भरती है। तभी उसके जहन में कल रात वाली वाक़या फ्लैश होने लगती हैं। कैसे वो अचानक ही स्टोर रूम में बंद हो गई और साथ ही अपनी एलर्जी की वजह से ज़िंदगी और मौत के कगार हो गई। फिर जब उसकी हल्की आंखें खुली तो एक काफ़ी जाना पहचाना एहसास
खुद के करीब महसूस किया। फिर वह रुद्र की बाहों में ठंडे पानी में भीगना और साथ ही उसका यूँ खुद आगे बढ़कर रुद्र को इस कदर किस करना, ये सब याद आते ही अन्या कुछ शर्मासी गई। उसके गाल लाल होने को हो गए। तभी उसे अपनी बॉडी में कुछ भारी सा महसूस होता है जिसे वो एक साइड से हिल तक नहीं पा रही थी, और साथ ही अपनी गर्दन पर हलचल मचाने वाली सांसें महसूस कर वो कुछ जम सी जाती हैं, क्योंकि रुद्र बिल्कुल उससे चिपक कर सो रहा था। उसका भारी बॉडी के नीचे अन्या का आधा शरीर दबा हुआ था और उसका चेहरा उसकी गर्दन पे छुपा हुआ सा था। बेचारी अन्या इस दिल धड़का देने वाली फीलिंग में खुद को समेट खुद को काबू किए हुए थे। रुद्र का इतना करीब आना उसके लिए काफ़ी मुश्किल सा था। उसकी धड़कन तो इस कदर बढ़ गई कि उसकी सांसें भी बहुत कुछ तेज हो गई। तभी इस हल्की सी हलचल से रुद्र की आंखें खुल सी गई। वो धीरे से अपना सिर उठाकर अन्या को देखता है, जो अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। रुद्र उसकी तरफ देख प्यार से उसके गालों पर हाथ फेर कर कहता है, उठ गई, अब तुम कैसा फील कर रही हो? अन्या उसका सवाल सुने एकटक उसकी आंखों में देखने लगती है। कुछ था आज उन आंखों में जो अन्या की सुध-बुध खोने पर मजबूर कर रहा था। उसे वो बस खोए हुए अंदाज में कहती है, अच्छा। रुद्र फिर कुछ कहता तो अन्या की नज़र उसकी आंखों से होते हुए उसके होठों पर फिसल जाती है, जिसे देख उसे फिर अपनी कल वाली हरकत याद आती है, जिससे वो अब शर्म से अब पानी पानी हुए जा रही थी। वो अपनी नज़रें इधर उधर कर जल्दी से कहती हैं, आप उठे ज़रा, ताकि मैं उठ सकूं। मुझे नीचे भी जाना है। रुद्र की नज़रों से उसकी शर्माहट की वजह छुपी नहीं थी, इसीलिए वो उसकी बात सुन शरारत से उसके करीब आते हुए कहता है, अभी कैसे? पहले कल रात का अधूरा काम जो तुमने छोड़ा था वो तो पूरा करो। उसकी बात सुन अन्या जैसे ही अपनी नज़रें असमंजस में उठ उसे देखती हैं कि रुद्र बिना उसे वक्त दिए उसके होठों पर अपने होठ रख उसे हल्का सा चूमना शुरू कर देता है। अन्या तो 2 पल के लिए स्तब्ध सी रह जाती है, लेकिन वो भी जल्दी से उस एहसास में खोए हुए अपनी आंखें बंद किए हुए उस एहसास को महसूस करने लगती हैं। रुद्र काफ़ी जेंटली अन्या को किस कर रहा था। वो अपनी किस में अन्या के लिए फ़िक्र के साथ वो प्यार बयां कर रहा था, जो वो लफ्ज़ों में बयां नहीं कर पाता है। दोनों यूं ही एक दूसरे के वो अनकहे एहसास बयां करते लगते हैं। कुछ पल में रुद्र जब अन्या को छोड़ता है तो अन्या शर्म से झट से अपना सिर रुद्र के कंधे में छुपा लेती है, जिससे रुद्र के चेहरे पर छोटी सी हो सही पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखेर जाती है। वो भी कुछ पल अन्या को अपनी आंखों में बस ये पल जीने में लगा जाता है। कुछ देर में अन्या उठना चाहती है कि रुद्र उसे वापस से बेड पर लेटाते हुए प्यार से उसके सिर को सहलाकर कहता है, नो, तुम उठ नहीं सकती। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है, इसलिए आज तुम सिर्फ आराम करोगी। यह सुन अन्या बेचारा सा मुँह बनाकर कहती है, पर बाकी सबका नाश्ता और दादाजी की दवाई और डैड का वो इतना ही बोलती है कि रुद्र झट से उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहता है, सी, सब मैनेज हो जाएगा। घर में इतने सारे नौकर हैं ये सारे कामों के, तुम बस आज आराम करोगी, उसके सिवा कुछ नहीं। मैंने कह दिया, इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनूंगा। रुद्र के ऐसे बोलने पर अन्या खामोश सा बस अपना चेहरा नीचे कर लेती है। रुद्र उसकी उदासी देख खुद को नॉर्मल कर प्यार से उसका चैन अपनी उंगली से उठाते हुए शरारत से कहता है, वैसे एक काम कर सकती हो। अन्या उसकी निगाहें उठाकर उसे देखती है तो रुद्र उसके करीब आए धीरे से सरगोशी किए कहता है, कल का काम जो अधूरा था वो। इतना बोल रुद्र जैसे करीब बढ़ता है कि अन्या उसकी बातों का इशारा समझ झट से उसे धक्का देते हुए खुद को ब्लैंकेट से कवर किए कहते हैं, नहीं, कुछ पूरा नहीं करना, मुझे भी बस आराम करना है, गुड नाइट। इतना बोल अपनी आंखें मींच अपनी बढ़ी हुई धड़कन को शांत करने में लगी थी। उसे रुद्र का यूँ पास आना हर वक्त बेचैन कर देता है, और ख़ासकर उसका स्वीट बिहेवियर। वही रुद्र उसकी हरकत देख एक पल को मुस्कुरा देता है, फिर बेड से उठते हुए अपना फ़ोन निकाल अन्या को एक नज़र देख वॉशरूम में चला जाता है। अन्या वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुन एक चैन की सांस लेते हुए अपना चेहरा ब्लैंकेट से निकाल जल्दी से बैठते हुए खुद से कहती है, ये क्या हो जाता है अन्या तुझे? ये जब भी करीब आते हैं तो तू बेकाबू क्यों हो जाती है?
हाय भगवान जी, मैं क्या करूं? आप ही बताइए। पहले ये इतने अकड़ू थे, तब हजम नहीं होते थे, और अभी इतने स्वीट हो गए तो तब भी हजम नहीं हो रहे हैं। आपको पता है इनका मूड विंग्स इतने ज़्यादा होते हैं कि मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ कि ये सच मानूं, आंखों में छुपे प्यार को या कभी कभी इनकी दर्द भरे गुस्से को। क्या भगवान, जो मैं फ़ील कर रही हूँ उनकी आँखों में, क्या वो सच है? क्या ये भी मेरे लिए वही फ़ील करते हैं कि जो मैं करती हूँ, या एक बार फिर से मेरा दिल का वहम है? क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अन्य ऐसे अपना सिर पकड़ लेती हैं और कुछ सोचते हुए बेड से टिक अपनी सोच में डूब जाती हैं। कुछ पल में रुद्र नहाकर वॉशरूम से बाहर आता है तो अन्य की आंखें झट से उस आवाज़ से खुल जाती हैं। रुद्र ने इस वक्त बाथरूम पहना हुआ था, जिससे उसके बॉडी शोल्डर काफ़ी हद तक विजिबल थे। उसके माथे अब भी हल्का हल्का पानी टपक रहा था, जो उसके गालों के साइड से फिसल उसके ज्वेलन पर गिरते हुए बॉडी को छू रहा था। ये सब देख बेचारी अन्य ब्लैंकेट में खुद को चुप चोर नज़रों से खुद के पति को लाचारी से देख रही थी। रुद्र इस वक्त काफ़ी सीरियस हुए अपने फ़ोन में कुछ चेक कर रहा था। फिर वो जैसे अन्य की तरफ देखता है तो अन्य झट से अपना मुंह ब्लैंकेट से ढक लेती हैं। रुद्र बिना कुछ कहे जल्दी से बालकनी की तरफ जाकर किसी को कॉल पे काफ़ी सीरियस टोन में कहता है, अभी और नहीं, कुछ वक्त उसे यूं ही तड़पने दो, मैं आ रहा हूँ। इतना बोल रुद्र फ़ोन कट कर जल्दी से अपने कपड़े पहनकर तैयार होता है। अन्य उसे तैयार होता देख समझ जाती है कि वो ऑफिस जा रहा है, पर अन्य का मन नहीं था उसे जाने देना, इसलिए उदास नज़रों से उसे देखती है। अब तक एक नौकर अन्य का ब्रेकफास्ट कमरे में रख जाता है। रुद्र उसे लेकर अन्य के पास जाता है और उसे ब्रेकफास्ट फिनिश करने को कहता है और अपना लैपटॉप सोफे पर लिए कुछ मेल चेक करने लगता है। अन्य का तो बिल्कुल मन नहीं था ब्रेकफास्ट करने का, पर रुद्र के गुस्से का सोच वो थोड़ा बहुत खा लेती है। रुद्र उसका खाना ख़त्म होता देख अपना लैपटॉप बंद कर उसके पास आता है और उसे दवाई देते हुए उसे आराम करने का बोलता है। अन्य कुछ न कहते हुए बस सिर हिलाकर अपने सिर नीचे कर लेती है। रुद्र उसकी उदासी देख उसके पास बैठ उसके गर्दन पर हाथ रख उसका सिर हल्का उठाते हुए कहता है, कुछ ज़रूरी काम है इसीलिए मुझे जाना होगा, पर मैं जल्दी आ जाऊँगा, अपना ख्याल रखना। अन्या को रुद्र का ये चूमना काफ़ी अच्छा सा लगा। उसके मन को एक सुकून सा मिला। वो मुस्कुराकर अपना सिर हिला देती है। रुद्र अन्या को बेड पर लेटा उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर जल्दी से बाहर चला जाता है। नीचे हॉल में सब रुद्र के नीचे आने का ही इंतजार कर रहे थे। सबके चेहरे के भाव इस वक्त कुछ अजीब से थे। जब से उन्होंने न्यूज़ पढ़ा था मेहरा परिवार रातों रात सड़क पर आ गया था, उनकी सारी कंपनी डूब गई और काफ़ी सारे फ्रॉड में मिस्टर मेहरा पकड़े गए, जिसकी वजह से मार्केट से लेकर हर जगह से उनका करियर तबाह सा हो गया। वो इस वक्त जेल में थे, जहां से अब ज़िंदगी भर बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। और साथ ही सबसे शॉकिंग खबर था कि समायरा मिस्टर मेहरा की बेटी कल रात से लापता है, और साथ ही उस पर भी काफ़ी सारे केस हो रखे थे। वो भी अपने डैड के साथ फ्रॉड में शामिल थी, और तो और 3 खून के भी इल्ज़ाम उस पर लग चुके थे। पहले उस नौकर का जो रुद्र के घर में काम करता था और अन्या को वहाँ लॉक किया था, दूसरा उस वेटर का जो रुद्र को नशे की हालत में कमरे में ले गया, और तीसरा 3 साल पहले का था जब रुद्र पर पहली बार ड्रग्स का यूज हुआ था। पुलिस को जोरों शोरों से समायरा की तलाश थी, पर वो कहीं मिल ही नहीं रही थी। एक पल में ही ऐसी तबाही आई कि मेहरा परिवार का मानो नाम निशान मिटने को आया था। दिग्विजय जी को तो बिलीव नहीं हो रहा था कि समायरा कुछ ऐसा कर सकती हैं। वो तो कितनी भोली बने उसके सामने रहती थी, और वो खून जैसा काम, और कल रात ही तो उसकी समायरा से मुलाकात हुई, तब भी उन्हें ऐसा कुछ नहीं लगा था। वो यही सारी बातें लिए कुछ परेशान से तभी रुद्र के कदमों की आहट सुन सब सीढ़ियों की ओर देखते हैं। रुद्र सामने देख सबके हाव भाव देख समझ जाता है कि क्या बात है। वो सबके बीच जाता है कि आकाश जी आगे बढ़कर कहते हैं, रुद्र अन्य कैसी है अब? रुद्र शांति से उसकी तरफ बिना देखे ही कहता है, अब ठीक है, बस डॉक्टर के इंजेक्शन पर उसे आराम करने को कहा है, इसीलिए उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। इतना बोल रुद्र जाने को हुआ कि दिग्विजय जी अपनी जगह से
खड़े होकर उसकी तरफ कुछ परेशान स्वर में कहते हैं, रुद्र तुमने न्यूज़ देखी मेहरा परिवार के बारे में? और समायरा वो इतना ही कहता है कि रुद्र काफ़ी बेपरवाही से कहता है, जो जिसके काबिल होता है उसको वही मिलता है। हर बात को लिए हम नहीं बैठ सकते दादाजी, इसीलिए बेहतर होगा कि आप इस बारे में न सोचे ज़्यादा, मैं चलता हूँ। इतना बोल रुद्र तेज कदमों से वहाँ से चला गया। दिग्विजय जी उसके हाव भाव देख उन्हें कहीं ना कहीं इसमें रुद्र का ही हाथ लग रहा था, पर सवाल उनके मन में था कि आखिर क्यों। मेहरा परिवार से भी उनकी अच्छी दोस्ती थी और पुराना रिश्ता भी, जिस वजह से ही दिग्विजय जी को कुछ अटपटा सा लग रहा था। आकाश जी को उन सबसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो एक सब 25 साल पहले ही छोड़ दिए थे और रेहान उसे तो बस समायरा की बर्बादी का सुन मजा आ रहा था, क्योंकि उसने शुरू से समायरा कुछ खास पसंद नहीं थी और जब से उसने अन्याय की इंसल्ट की तब से कुछ ज़्यादा ही। शहर से दूर एक सुनसान एरिया में एक साथ 3 ब्लैक रंग की बिल्कुल एक जैसी कार रुकती हैं। बाहर से कोई भी उस कार को देख अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि उसके अंदर कौन है। तभी 1 मिनट के बाद उस पहली कार का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से जियान बाहर निकलता है। आसपास सिर्फ घना जंगल था, इसीलिए वहाँ दिन में भी अंधेरा जैसा लग रहा था। जियान अपनी घड़ी में एक वक्त देखते हुए आसपास चेक करता है कि बाकी सारे कार को देख बाहर आने का इशारा करता है। कार में से 4-5 बॉडीगार्ड निकलते हैं और चारों तरफ जंगल में फैल जाते हैं। जियान अपने पीछे का दरवाज़ा खोल खड़ा हो जाता है। उसमें से रुद्र बाहर निकलता है और जियान को कुछ इशारा करते हुए आगे बढ़ जाता है। रुद्र जियान कुछ दूर आगे बढ़ते हैं और एक पेड़ के पास झाड़ी को हटाते हैं, जहाँ से एक खुफिया रास्ता निकलता है जो उन्हें एक सीक्रेट जगह की ओर ले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वहाँ उजाला होने लगा और वहाँ काफ़ी सारे कमरे थे। जियान रुद्र को एक जेल जैसी जगह पर ले जाता है, जहाँ लोग रुद्र के कैद में थे। रुद्र एक सेल में एंटर करता है तो सामने एक लड़की कमरे के बीचों बीच बंधी होती है। उसके हाथ तो बंधे होते हैं। उसे देख साफ पता चल रहा था कि उसकी हालत काफ़ी बुरी है और शायद मन ही मन अपनी मौत की दुआ भी मांग रही होगी। रुद्र सामने खड़ा अपने आदमियों को कुछ इशारा करता है तो एक आदमी एक बटन प्रेस करता है, जिससे उस लड़की के पैरों पर एसिड गिरने लगता है। वो लड़की दर्द से चीखते हुए अपना सिर ऊपर उठाती है। वो लड़की और कोई नहीं, समायरा थी। आज रुद्र ने उसका वो हाल कर दिया था जो उसके जीने पर भी सवाल उठा रहा था। रुद्र के दिल में रहम, वो भी अपनों को दर्द की वजह बने कातिल के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं थी। और यहाँ तो सवाल उसकी पत्नी का था। रुद्र ने अपने घर में सीक्रेट कैमरा भी लगा रखे थे, जिसका पता घर पर किसी को नहीं था, जिस वजह से वो वक्त रहते अन्या को ढूंढ पाया। और साथ ही ये बात भी उसे पता चला सबके पीछे समायरा थी और वो नौकर जिसने समायरा ने पैसों का हवाला कर अन्या को उस जगह भेजा और बंद कर दिया था। रुद्र ने उस वक्त तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब वो समायरा को छोड़ने वाला नहीं था। समायरा तो रुद्र से डर चुकी थी, इसीलिए वो उस नौकर को भगाने का कह खुद भी देश छोड़ जाना चाहती थी, पर रुद्र की नज़र से वो बच नहीं पाई। कुछ वक्त पहले रुद्र को समायरा के ड्रग्स कांड का भी अंदाज़ा हो गया था, लेकिन खुद पे आई तकलीफ तो रुद्र एक पल माफ़ भी कर देता, लेकिन अन्य की जान से खेलने वाले को वो कभी माफ़ नहीं कर सकता। उसने ही रातों रात सब तबाह कर दिया था और उसके परिवार की हस्ती भी। वो चाहता तो समायरा को पुलिस के हवाले कर सकता था या उससे एक पल में ही जान से मारना सकता था, लेकिन वो ऐसा करने वाला था। वो अब समायरा को उसके अंतिम सांस तक तड़प भरी मौत देना चाहता था। समायरा अपना दर्द भरी चीख और आंसुओं से लबालब चेहरे के साथ सामने देखती है तो उसके सामने रुद्र काफ़ी गुस्से से उसे घूरता हुआ नजर आता है। समायरा जानती थी उससे गुनाहों की सज़ा मिल रही थी। वो रुद्र को देख और डर सी जाती है, इतना कि माफ़ी भी नहीं मांग पाती। रुद्र बस उसे वैसे ही तड़पता देखना चाहता था जैसे अन्या तड़प रही होगी। फिर रुद्र वहाँ से चला जाता है और एक ऑफिस के बने केबिन के अंदर जाता है और एक चेयर से टिका अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक इशारा करता है। तभी सामने खड़ा आदमी बोलना शुरू करता है, बॉस आपने सही कहा था कि समायरा से ये काम किसी और ने करवाया था, क्योंकि मैडम की कमजोरी उसे पता नहीं थी। ये बात उसे उसी दिन दोपहर में पता चली और साथ ही इस प्लान के आइडिया भी उस शख्स का था
समायरा नहीं जानती थी, वो बस मैडम से बदला लेने के लिए आतुर थी, इसीलिए वो बिना सोचे समझे उस शख्स की बात मान बैठी। वही आदमी आज उसका पीछा कर रहा था ताकि वो समायरा तक पहुँच उसे बचा सके। लेकिन वक्त रहते आपको उसकी भनक लग गई और वो पकड़ी गई। वो आदमी काफ़ी तेज़ है, उसका मकसद सिर्फ आपको तकलीफ़ पहुंचाना है, चाहे बिजनेस में हो या परिवार में। हमने काफ़ी कोशिश की लेकिन अब तक हम उन्हें ट्रेस नहीं कर पाए। इतना बोल वो अपना सिर उठा लेता है तो जियान उससे जाने का इशारा करता है। वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। अब कमरे में सिर्फ रुद्र और जियान थे। रुद्र अब भी अपनी आंखें बंद किए बैठा था, वो कुछ गहरी सोच में डूबा था। जियान चुपचाप खड़ा रुद्र के कुछ बोलने का इंतजार करता है। करीब आधे घंटे के बाद रुद्र एक गहरी आवाज़ में कहता है, सिराओ। ये नाम सुन जियान के जैसे कान ही खड़े हो गए हो। वो शॉकिंगली रुद्र को देखता है। रुद्र अपनी आंखें खोल जियान को देख एक रहस्यमय अंदाज लिए कहता है, ये चूहे बिल्ली का अंदाज़ा अब तक उसके अंदर से गया नहीं। अच्छा है, वो खेलना चाहता है तो अब ऐसा ही होगा। खेल होगा लेकिन चूहे की फिराक में नहीं, बल्कि शेर के दरबार में। इतना बोल रुद्र अपनी जगह से खड़ा हो जियान को चलने का इशारा करता है। जियान रुद्र की बातों की हर गंभीरता से वाकिफ था, इसीलिए वो जानता था कि अब क्या होने वाला है। वो भी रुद्र का पीछा चला जाता है। रुद्र जल्दी से घर वापस लौट जाता है। जब वो कमरे में आता है तो अन्या अब तक उसे सोते हुए नज़र आती है। वो धीरे से चल अन्या के पास आते हुए उसके माथे पर हाथ फेर उसके माथे पर किस करता है, फिर सोफे पर अपना लैपटॉप लिए बैठ जाता है। अन्या की नींद जब कुछ पल में खुलती है तो सबसे पहले उसकी नज़र सामने रुद्र पर जाती है, जो अपने काम में काफ़ी बिजी था। उसका सिरे चेहरा इस वक्त अन्या को इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि वो उसे देखते देखते शर्माकर मुस्कुरा देती है। तभी उसके कानों में रुद्र की आवाज़ पड़ती है, अगर मुझे देख मन भर गया हो तो फ्रेश हो जाओ, तुम्हें खाना खाकर दवाई भी लेनी है। उसकी बात सुन तो अन्या जैसे हड़बड़ा सी जाती है। उसे नहीं लगा कि रुद्र को पता है कि वो उसे स्टेयर कर रही है। वो जल्दी से उठकर वॉशरूम में घबराते हुए भागते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं देख रही थी आपको। इतना बोल अन्या वॉशरूम में भाग जाती है। रुद्र मुस्कुरा उठता है, फिर दोबारा अपने काम में लग जाता है। रुद्र अन्या को खिलाकर उसे दवाई दिए वापस से अपने काम में लग जाता है। अन्या को उठने की इजाज़त नहीं थी, इसीलिए वो बेड पर बैठे बैठे अब बोर हो चुकी थी। उसकी नज़र बार बार रुद्र पर चली जाती, जिससे अपने काम के धुन में जैसे कुछ याद ही नहीं होता। अन्या बार बार उसे देख अपनी वही सवाल दोहराती, क्या रुद्र की आंखों में देख रही फीलिंग वो प्यार माने, एक परवाह का नाम दे कर छोड़ दे। शादी के बाद अब सब वैसा नहीं रहा जैसे उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हुए था। अन्या तो बस उस वक्त इस रिश्ते को मजबूरी में निभा रही थी, लेकिन सब बदल सा गया। अन्या के दिल में रुद्र के लिए बेपनाह मोहब्बत है, लेकिन रुद्र के दिल में क्या था इस बात से अन्या अब तक अनजान है। वो तो उसके लिए एक बंद किताब जैसा था, पढ़ने के लिए उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उसके दिल को रुद्र के इकरार का इंतज़ार था। अन्या ऐसे ही सोच में डूब बस रुद्र को ताक रही थी, तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। अन्या अपना फ़ोन उठाकर जब चेक करती है तो उसमें एक मैसेज आया होता है, आई एम कमिंग सून। ये पढ़ अन्या हल्का मुस्कुरा रिप्लाई देते हुए कहती है, आई एम वेटिंग। फिर आते जाते मैसेज में अन्या खुद की भी बिजी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में वही शख्स अपने बेड पर हाथ से टेब लेकर काफ़ी बेचैन सा बैठा था कि तभी उसके सामने खड़े आदमी के फ़ोन में आए मैसेज को देख वो अपने बॉस का शक्ल को देखता है। काफ़ी डरी हुई आवाज़ में कहता है, बॉस वी हैव फेल्ड। ये सुन वो आदमी अपनी आंखें खोल अपने आदमी को देखता है, जिसके चेहरे पर डर के पसीने थे। वो अपने बॉस के बरसने का इंतज़ार कर ही रहा था कि उसका बॉस गुस्से की जगह एक लंबी हंसी हंसते हुए कहता है, आई नाउ। तुम्हें क्या लगता है वो रुद्र राय चौहान इतना बेवकूफ़ है? वो हवा में रहकर भी ज़मीन की चींटियों के अकड़े गिन सकता है। उसे ये तक पता चल चुका होगा कि इन सब के पीछे मैं हूँ, सिराव राव राय। फिर एक नफ़रत की आग लिए कहता है, माय ओल्ड फ्रेंड रुद्र, तुम मुझे यूँ इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। खेल तो मैंने तब शुरू किया है जब मैं अपना मास्टर कार्ड खेलूँगा न, तब मैं भी देखता हूँ
ये तुम्हारी खुशी कब तक यूँ तुम्हारे पास ठहर पाती है? इतना बोल गुस्से से अपना फ़ोन निकाल किसी को कॉल करते वहाँ से निकल गया। कौन था जो रुद्र को अपना दोस्त तो कह रहा था पर दुश्मनी निभा रहा था? मुंबई एयरपोर्ट। विक्रम एक बिल्कुल नए अंदाज में बाहर निकलता है। अभी भी उसकी फ़्लाइट एयरलेट पेरिस लैंड हुई थी। मुंबई की हवा महसूस कर मुस्कुरा देता है, फिर अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकाल उसे देख खुशी से कहता है, फाइनली आज वो दिन आ ही गया। बस कुछ पल और मेरा इंतज़ार करना। योर इज ऑन द वे। इतना बोल जल्दी से उस बॉक्स को चूम अपने पॉकेट में रख लेता है। विक्रम का ड्राइवर उसका कार लिए इंतज़ार कर रहा होता है। विक्रम भी जल्दी से कार में बैठ जाता है। ड्राइवर उसका सामान कार में रख ड्राइविंग सीट पर बैठ कहता है, सर डायरेक्ट घर चलना है न दादी माँ के पास? विक्रम खिड़की के बाहर देखते हुए एक मुस्कान लिए कहता है, नहीं, पहले एमडी म्यूजिक के ऑफिस चलो, दादी से मैं बाद में मिल लूँगा। फिर धीरे से मन में कहता है, पहले उसका होने के लिए वो मुकाम तो हासिल कर लूँ। विक्रम के चेहरे से आज मुस्कान जाते नहीं जा रही थी। ड्राइवर कार स्टार्ट कर कुछ ही पलों में विक्रम को उसकी मंजिल पर पहुंचा देता है। विक्रम उसे बाहर ही रुकने का बोल अंदर चला जाता है और करीब आधे 1 घंटे के बाद वो अपनी मुस्कान को 4 गुना बढ़ा बाहर आता है। विक्रम के हाथ में उसके कामयाबी का मुकाम था। ये एक म्यूजिक एल्बम का कॉन्ट्रैक्ट पेपर था। विक्रम को म्यूजिक में काफ़ी दिलचस्पी था और वो हमेशा से सिंगर बनने की चाह रखता था, पर उसके पापा मतलब मिस्टर की इच्छा थी कि उनका बेटा उनकी जगह ले, बिजनेसमैन। लेकिन विक्रम ने इस जगह कभी अपनी रुचि नहीं दिखाई। लेकिन लास्ट टाइम बातों बातों में विक्रम ने अन्या को बताया था कि उसे हमेशा से सिंगर बनना था और म्यूजिक में कितना इंटरेस्ट है, पर उसके पापा को नहीं। तो अन्या ने उसे हौसला देते हुए अपने जुनून पर सिर्फ फोकस करने को कहा। अन्या की हिम्मत देने पर विक्रम ने खुद के पेजेस को फॉलो करने का सोच काफ़ी मेहनत की और खुद के दम पर कामयाबी हासिल की। विक्रम ने अभी खुद की पहचान छुपाकर अपनी 2 एल्बम रिलीज़ की जो अब काफ़ी हिट थी और आज ही विक्रम को इंडिया के सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी से एक काफ़ी अच्छा ऑफ़र मिला, जिसके बाद विक्रम की आसमान को छूने के दौर में था। विक्रम को आज एक अलग पहचान बन चुकी थी। विक्रम जल्दी से कार में खुशी खुशी बैठ जाता है। ड्राइवर उससे खुश देख खुद भी मुस्कुराते हुए कहता है, सर क्या अब हम घर चले? विक्रम नाम ऐसे हिलाते हुए कहता है, नहीं अभी नहीं। ये सुन ड्राइवर काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। कन्फ्यूजन में कहता है, तो फिर अब हम कहाँ चलना है सर? विक्रम काफ़ी सादगी से उसे जवाब देता है, मैं जहाँ कह रहा हूँ। इतना बोल विक्रम ड्राइवर को एड्रेस देता है तो ड्राइवर सिर हिलाते हुए विक्रम के मंजिल की ओर गाड़ी बढ़ा देता है। विक्रम अपनी दादी को काफ़ी मानता था, जिसके लिए वह हर वक्त बेचैन रहता है। आज वही विक्रम सब कुछ भूल किसी और दिशा में जाने को था। वहीं दूसरी तरफ अन्या अपने सारे काम निपटाकर जैसे ही कमरे में जाती है तो उसका ध्यान उसके फ़ोन में बार बार आ रहे मैसेज में टूटता है। वो जब मैसेज चेक करते हैं तो काफ़ी सारे एक के बाद एक मैसेज आए हुए थे। एक पल तो उसे हैरानी हुई, फिर अगले ही पल उसके माथे पर सिरवट पड़ गई। एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें पढ़ वो ठंडी आह भरते हुए अपने कबोर्ड की ओर बढ़ गई और कुछ ही पलों में तैयार हुए मिरर के सामने बड़ी खुद को संवारती है। आज उसने हल्की गुलाबी साड़ी पहनी थी। बालों को खुला छोड़ हल्का मेकअप कर कानों में डायमंड की इयररिंग और रुद्र के नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र पहन एक नज़र खुद को आईने में देख मुस्कुरा उठती हैं। कुछ हफ्ते बीत चुके थे और इन बीते हफ्तों में अन्या रुद्र को खुद के और करीब महसूस करने लगी थी। उसे रुद्र की फीलिंग एहसास था, पर वो लफ्ज़ों में सुनना चाहती थी। वो उसका बेदिल पति समझने को तैयार ही नहीं, जिस बात पर अन्या को कभी कभी रुद्र पर काफ़ी गुस्सा भी आया करता है और अगले ही पल उसका गुस्सा उसकी मोहब्बत पर हावी हुए उसे इंतज़ार करने पर मजबूर कर देता है। यही सारी बातें सोच अन्या खुद के मंगलसूत्र को छूकर अपने सिर को झटक कर पर्स लिए नीचे जाती हैं और दादाजी से परमिशन लेकर वो घर के बाहर निकल जाती हैं। बाहर ड्राइवर के साथ एक बॉडीगार्ड खड़ा था जो रुद्र ने ही अन्या के लिए रखा था। अब अन्या अकेली बाहर नहीं जाती थी।
उसके साथ घर का कोई मेंबर या उसका बॉडीगार्ड उसके साथ ही जाता था। और साथ ही रुद्र ने हिडन सेक्रेटरी भी रखी हुई थी जिसका पता किसी को नहीं था। अन्या चुपचाप कार में बैठ जाती हैं और कार जल्दी से चौहान मैंसन से बाहर निकल सड़कों पर दौड़ने लगती हैं। करीब आधे घंटे में ही घर के बड़े से 5 स्टार होटल के आगे कार रुकती है। अन्या बाहर देखती है तो होटल जितना बड़ा था उतना ही शांत और खूबसूरत था। बॉडीगार्ड दरवाज़ा खोलता है तो अन्या बाहर आती है। वो अंदर की ओर बढ़ जाती है। उसका बॉडीगार्ड भी उसके पीछे ही था। तभी एक कम उम्र की वेट्रेस अन्या के पास आकर उसे ग्रीट करते हुए कहती है, हेलो मैम, सर ने मुझे आपको रिसीव करने के लिए भेजा है, सो प्लीज़ कम। अन्या भी हाँ में सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए उसके पीछे जाने लगती हैं। वो वेट्रेस अन्या को एक बड़े से हॉल के दरवाजे के पास ले जाते हुए कहती है, मैम हेयर सर इज़ वेटिंग फॉर यू। अन्या बॉडीगार्ड को बाहर रुकने का कहकर अंदर जाती हैं। अन्या जैसे ही हॉल में एंटर करती हैं कि उसके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा सा दिखता है। अन्या ये अंधेरा काफ़ी अजीब सा लगता है, फिर खुद को हिम्मत दिए आगे बढ़ आवाज़ देती है, विक्रम। अन्या की एक आवाज़ से उसके चारों तरफ रोशनी छा जाती है। इतनी रोशनी की वजह से एक पल तो अन्या अपनी आंखें बंद कर अपने हाथों से उसके ढक लेती हैं। फिर धीरे धीरे अपनी आंखों से हाथ हटाकर जैसे ही अपनी आंखें खोलती हैं तो हैरान सी रह जाती हैं। चारों तरफ रोशनी में जगमगा हॉल के बिल्कुल एक फेयरली टेल जैसा था, मानो आसमान के सितारे आज ज़मीन पर आ गए हो। सब इतना सुंदर था कि अन्या की आंखों में सब खुशी की लहर दौड़ गई और साथ ही उसकी मुस्कान 4 गुना बढ़ गई। अन्या आसपास नजरें घुमाकर एक बार फिर कहती हैं, ओह रॉक स्टार वेयर आर यू। तभी अन्या के कानों में एक आवाज़ पड़ती है, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी जुबान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। अन्या मुड़कर देखती है तो एक चांद के पीछे से विक्रम हाथों में गिटार लिए गाते हुए एक राजकुमार की तरह सामने आता है। उसकी आंखों में एक कशिश थी। आज वो अन्या को एक अलग ही नज़रों से देखकर उसके करीब बढ़ते हुए गा रहा था, मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है, कहीं तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। अन्या न जाने उसके बोल उसके भाव कुछ अजीब से लगने लगे थे। वो जैसे विक्रम में दोस्त नहीं देख पा रही थी। विक्रम चाहत भरी निगाहों लिए अन्या के एक चारों तरफ घूम मदहोशी में गा रहा था। उसके बोल जैसे गाने के नहीं उसके दिल के थे। सोखियों में डूबी ये अदाएं चेहरे से झुलकी हुई हैं, जुल्फ की घनी घनी घटाएं शान से ढलकी हुई हैं, लहराता आंचल है जैसे बादल बाहों में भरी है जैसे चांदनी रूप की चांदनी। मैं अगर कहूँ ये दिलकशी है नहीं कहीं ना होगी कभी तारीफ, ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। विक्रम का गाना ख़त्म होते ही वो अन्या के बिल्कुल सामने रुक जाता है। अन्या को तो ये सब काफ़ी अजीब तो लग रहा था, पर मुस्कुराते हुए ताली बजाते हुए कहती है, वाओ क्या बात है, आज द फेमस सिंगर का शो मुझे फ्री में देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा था। पर इतने ग्रैंड जेंडर शो के लिए ऑडियंस कुछ कम नहीं है, ग्रैंड शो के लिए ऑडियंस कुछ कम नहीं है। इतना बोल अन्या हंसने लगती हैं। लेकिन विक्रम के एक्सप्रेशन अब तक नहीं बदले थे। वो प्यार भरी निगाहों से अन्या को देख कहता है, जब मेरी दुनिया ही तुम हो तो बाकी से मुझे क्या मतलब है। विक्रम का इतना बोलना ही अन्या की हंसी पल में गायब हो जाती है। उसके चेहरे के भाव अन्या को कुछ बेचैन कर रहे थे। वह कन्फ्यूज में विक्रम को देख कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो विक्रम। विक्रम अन्या का सवाल सुन और साथ ही उसके चेहरे के भाव देख वो मुस्कुराते हुए एक कदम पीछे लेते हुए अपने पॉकेट से एक बॉक्स आगे करते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है और बॉक्स को खोल अन्या की तरफ करते हुए कहता है, कहना शुरू करता है, कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ हिचक है तो दूसरी तरफ कहने को दिल बेकरार है। जब मैंने तुम्हें उस क्लब में पहली बार देखा तब से तुम्हारी वो खामोश आँखों में जैसे खो सा गया। वो पहली और शायद आखिरी बार जब कोई इस दिल के अंदर इस कदर भा चुका था।
तुम्हें एक नज़र देख जैसे मेरी हर खुशी 100 गुना बढ़ जाती थी। मुलाकात तो वैसे अनजाने में होती थी हमारी, लेकिन दुआ उस मुलाकात की भी भगवान 100 बार मांगता था। भगवान ने मुझे दिल तो दिया, तो आज उस दिल की धड़कन तुम्हें बना दिया है। और आज दिल की हर धड़कन सिर्फ यही कहती है, आई लव यू अन्या, आई लव यू सो मच। तो दोस्तों, विक्रम ने तो अन्या को प्रपोज कर दिया। अब अन्या का रिएक्शन क्या होगा हम जानेंगे अगले भाग में। तो आपको ये कहानी कैसी लग रही है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और कहानी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।